Hello everyone. So we are continuing with chapter 1 class 9 SEBA history textbook. The name of the chapter is The Advent of Europeans in India. So आज का टॉपिक है इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज. तो हम लोग देखेंगे कि कैसे सिविल सर्विसेज जो एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है. आज हम लोग जो सुनते हैं आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, IRS ऑफिसर्स, दे आर ऑल पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज. तो उस टाइम पे भी सिविल सर्विसेज क्रिएट किया गया था बाय द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया. ओके, सो उसमें इंडियनाइजेशन का प्रोसेस हम लोग देखेंगे. मतलब हाउ इंडियंस वेर अलाउड टू टेक पार्ट इन दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और उनको एडमिनिस्ट्रेशन में घुसने दिया गया कि नहीं, या फिर कैसे घुसने दिया गया, या फिर बहुत ज़्यादा परसेंटेज उनको दिया गया घुसने के लिए, या फिर इट वॉज रिजर्व फॉर द इंग्लिश मैन ओनली. ओके, लेट अस सी. ड्यूरिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल सर्विस पोस्ट इन इंडिया वर फिल्ड अप ओनली बाय द इंग्लिश. ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन से पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी तो सिविल सर्विस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का जो पोस्ट है वो इंडिया में ही इंग्लिश के द्वारा ही भरा जाता था. मतलब ओनली दे वर अलाउड टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज. Okay, isn't it an irony? The educated Indians appealed for the recruitment of the natives in the civil services posts after the transfer of power of India into the hands of the British government. तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश क्राउन के पास पावर आ गया तो जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने अपील किया क्राउन से या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि नेटिव इंडियंस को भी जो क्वालिफाइड है उनको भी ये सिविल सर्विसेज में का एग्ज़ाम लेने के लिए चांस मिलना चाहिए उनको. ओके, नोटिसिंग सच प्रोपेंसिटी इन द माइंड्स ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस, प्रोविजन वाज मेड टू एम्प्लॉय द इंडियंस इन सिविल सर्विसेज सिंस द 70s ऑफ द 19th सेंचुरी. ठीक है, तो जब तो प्रोविजंस कुछ कुछ बनाया गया कि इंडियंस को भी सिविल सर्विसेज, इंडिया का सिविल सर्विस में ही इंडियंस को रिक्रूट करने के लिए प्रोविजंस डाला गया 17th ऑफ द 19th सेंचुरी में. ओके, मतलब 1870s ऐसे बोला जा सकते हैं हम लोग. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 द हाइएस्ट पोस्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिजर्व्ड ओनली टू द कोविनेटेड सर्विसमैन ऑफ द कंपनी. तो चार्टर एक्ट एक 1793 मतलब जब कंपनी रूल कर रही थी तो उस टाइम पे जो चार्टर एक्ट था तो उसमें ये प्रोविज़न था कि जो एकदम हाईएस्ट पोस्ट है सिविल सर्विसेज का या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी के जो कोऑर्डिनेटेड सर्विसमैन है या फिर कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं सर्विसमैन ऑफिसर्स, उनको ही मिलेगा. मतलब एग्ज़ाम नहीं होता था वो. ठीक है, उनके लिए एग्ज़ाम नहीं था कोई, उनको मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो सर्विस मिली हुई थी. दे हैड टू साइन एन एफिडेविट, तो उनको एक एफिडेविट साइन करना होता था टू नाइदर इंडल्ज इन पर्सनल ट्रेड नॉट टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एज अ रिटन प्रॉमिस. द देन गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो इस टाइम पे जब ये निकला था चार्टर एक्ट तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे गवर्नर जनरल. ओके, माइंड यू इफ़ यू रिमेंबर दैट गवर्नर जनरल का पोस्ट था तब, वाइसरॉय नहीं था, गवर्नर जनरल. argued before the English government that it should not employ Indians in the administration. तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये बहुत ही क्लियरली अपील किया, इंग्लिश गवर्नमेंट को बोला कि इंडियंस लोगों को एम्प्लॉय नहीं करना है, बिकॉज उसने बोला कि इंडियंस वेर नॉट एट ऑल accustomed with the modern administration and that the administration would go against the interest of the English at the hands of the Indians. उसने दो बात बोली. एक तो बोला उसके नज़रिए से कि एक तो ये बहुत ही मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियंस आर नॉट यूज टू इट, दे आर नॉट क्वालिफाइड, दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, मतलब इंडियन के जो टैलेंट है या फिर इंडियंस को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया. एक तो ये था, और दूसरा उन्होंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने बोला कि अगर इंडियंस को हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में डालेंगे तो ब्रिटिश का जो इंटरेस्ट ब्रिटिश का क्या था, यहाँ का जो रेवेन्यू, यहाँ का जो मतलब एक्सप्लॉयटेशन जो है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, वो सर्व नहीं हो पाएगा. क्योंकि एकदम बॉटम में अगर हम लोग देखें तो जो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट, दे वर मोर कंसर्न्ड विद देयर ओन प्रॉफिट. ठीक है, एंड दे वर नॉट
मच कंसर्न्ड अबाउट इंडियंस का वेलफेयर। अगर इंडियंस लोग आएंगे तो ऑब्वियसली दे विल थिंक अबाउट देयर पीपल, देयर कंट्री, एंड देयरफॉर इट विल बी अ वेरी बैड थिंग फॉर दिस कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो कॉर्नवालिस ने ये बात सोची थी और वही बोला उन्होंने। But the liberal English thinkers like Sir Thomas Munro and Sir John Malcolm did not agree to this argument of Cornwallis. और एक और बात मैं पहले भी बोला है मैंने कि we should not think that all the Britishers were bad or they were exploitative, जैसे कि मूवीज़ में बहुत ही एग्जाजरेट करके दिखा देते हैं, वैसा नहीं था। ओके, दे वर नॉट वेरी क्रूअल और समथिंग, दे वर कॉलोनियल पीपल, ओके, कॉलोनियल गवर्नमेंट, तो उस हिसाब से वो लोग कर रहे थे। एंड बट देर वर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल, ओके, ब्रिटिश के जो भी रूल करने आए थे, कुछ कुछ बहुत ही अगेंस्ट थे इंडियंस के, कुछ कुछ लुक डाउन अपॉन करते थे, अंडर एस्टिमेट करते थे, वहीं कुछ कुछ बहुत ही लिबरल माइंडेड भी थे। ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस पोर्शन इन द नेक्स्ट क्लास। थोड़ा लेंदी है एंड इसको पार्ट बाय पार्ट समझने में ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ तक कि हम लोग आज एंड करते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।